क्लास 12th जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विकास या इवोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। बताई गई बातों को ध्यान से सुनना है और सुन करके समझना है और उसके पश्चात ऑडियो नोट्स के द्वारा प्रेषित सभी अध्ययन सामग्री को अपनी जीव विज्ञान नोट्स कॉपी में लिखते चलना है। पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन विकास या इवोल्यूशन कहलाता है। रॉबर्ट स्पेंसर ने विकास शब्द दिया था। पादपों एवं जंतु जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व धरती पर हुए परिवर्तनों को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और ब्रह्मांड के विकास को भी जानना होगा, क्योंकि यह जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों के विकास अर्थात जैव विविधता की कहानी है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं संपूर्ण ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है। प्राचीन काल से ही दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों की रुचि एवं उत्सुकता रही है कि पूरा ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स कैसे बना, इसमें हमारी पृथ्वी कैसे बनी तथा फिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब, कैसे, कहाँ, कितने समय वर्ष पूर्व तथा किन परिस्थितियों में हुई। जीव जंतुओं की विभिन्न जातियाँ कैसे तथा किस प्रकार विकसित हुई। पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर सागर की अथाह गहराइयों तक भूमि, जल तथा हवा में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विभिन्न जातियाँ किस प्रकार विकसित हुई, इन्हीं की जानकारी को हासिल करना इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य है। जीवन की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड के इतिहास में एक अति विशिष्ट घटना मानी गई है। इस विशालतम ब्रह्मांड में पृथ्वी एक कण के समान है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगाओं का विशाल समूह है। प्रत्येक आकाश गंगा में सितारे, गैसों के बादल एवं धूल के कण समाहित हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों ने बिग बैंग महाविस्फोट के सिद्धांत द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार होने से इसके तापमान में कमी आई है तथा कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण हुआ है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित हो गई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है। मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सौरमंडल में पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 बिलियन या 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक काल में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं पाया जाता था। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले गलित पदार्थों से मुक्त हुए हैं और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया, जिससे हाइड्रोजन मुक्त हो गई तथा बची ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ अपक्रिया करके जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का निर्माण किया। इसी समय पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का निर्माण हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प के रूप में धरती पर बरसा, जिससे गहरे स्थलों पर जल भर गया, जिन्हें आज हम महासागर के रूप में देखते हैं। पृथ्वी बन जाने के लगभग 50 करोड़ यानी 500 मिलियन वर्ष बाद पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। यह समय लगभग
400 करोड़ साल पहले का माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे, कब और कहाँ हुई, वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों ने समय समय पर इन प्रश्नों के उत्तर में अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। उन्हीं परिकल्पनाओं के माध्यम से आज हम इस अध्याय में विकास या जैव विकास को समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आइए जानते हैं किस प्रकार से ब्रह्मांड और पृथ्वी बनी है। जैसा कि अभी आपको हमने बताया है कि कैसे ब्रह्मांड और पृथ्वी बनी है। ब्रह्मांड को ऐसा कहा जाता है कि यह लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। बच्चों, बिग बैंग थ्योरी को ए.बी. लेमेत्रे तथा गैमो ने दिया था। इनका नाम भी याद रखना है, ए.बी. लेमेत्रे का। यह एक अनूठे कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय के बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों का निर्माण हुआ और ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सौरमंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन या 450 करोड़ 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। ये जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया तथा हल्की हाइड्रोजन मुक्त हुई। ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प वर्षा के रूप में बरसा और गहरे स्थानों पर भर गया। वही आज महासागरों के रूप में जितने भी महासागर हैं, ऐसा कहा जाता है, इसी कारण से बने हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई है। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इन्हीं परिकल्पनाओं में प्रमुख रूप से विशिष्ट सृष्टिवाद, ब्रह्मांडवाद, प्रलयवाद, स्वतः उत्पत्तिवाद या अजीवात जीवोत्पत्तिवाद, जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना या फिर जीवन का जैव रासायनिक उद्भव या प्रकृतिवाद आदि सिद्धांत या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गईं। सबसे पहली परिकल्पना थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या विशिष्ट सृष्टिवाद आती है। इस मत के अनुसार पृथ्वी तथा जीव की उत्पत्ति किसी दैवी शक्ति के द्वारा हुई है। विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 दिन में हुआ। पहले दिन पृथ्वी और स्वर्ग बने, दूसरे दिन आकाश का निर्माण हुआ, तीसरे दिन पौधों और जंतुओं के पूर्वजों का तथा चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और तारों का, पांचवें दिन मछली और पक्षियों का तथा छठवें दिन मनुष्य का निर्माण हुआ। ऐसा विशिष्ट सृष्टिवाद के अंतर्गत बताया गया है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार 2 विचारधाराएं जीवन की उत्पत्ति के संबंध में हुई हैं। पहली विचारधारा कहती है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई और उनके अनुसार प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी श्रद्धा बनी थी। लेकिन वहीं दूसरी हिंदू विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न भागों से
सृष्टि का निर्माण हुआ है। जैसे कि ब्रह्मा के सिर से देवता, मनुष्य एवं राक्षस, ब्रह्मा के मुंह से पशु, छाती से पक्षी और शरीर के बालों से पेड़ पौधे बने हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि को वैसा बनाया था और उसी रूप में ही आज सृष्टि प्रतीत होती है। लेकिन इन विचारधाराओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। इसके बाद फिर दूसरी परिकल्पना स्वतः जननवाद या आजीवाद, जीवोत्पत्तिवाद या स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस आई। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के अंतर्गत या स्वतः जननवाद के अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति अजीवित कार्बनिक पदार्थों से होती है। दार्शनिक अरस्तु के अनुसार जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से अपने आप हुआ है, स्वतः हुआ है। इस प्रकार से बने जीव पारस्परिक जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार जीवों की नई किस्में निर्जीव पदार्थों से स्वतः उत्पादित हुई हैं। मगर इस स्वतः उत्पत्तिवाद या एबायोजेनेसिस थ्योरी का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है या जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्राचीन विचार वाला मत है। इसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि अब घटित और सड़े हुए पदार्थों, कीचड़ आदि से स्वयं एवं अचानक जीव उत्पन्न हुए हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में एक मत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार सजीव वस्तुओं की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है। वान हेलमांट ने दावा किया कि यदि 21 दिनों तक किसी अंधेरे कमरे में पसीने से भीगी कमीज को गेहूं के दानों के साथ रख दें तो उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार तालाबों को कीचड़ से मछलियां, मेढक, सर्प, कछुए आदि स्वतः पैदा हो जाते हैं। मगर इस सिद्धांत का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। इसके बाद फिर जीव जननवाद या जीवोत्पत्ति की थ्योरी आई, जिसे हम थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ए बायोजेनेसिस के बाद फिर बायोजेनेसिस थ्योरी दी गई। इस थ्योरी के अनुसार स्वतः जनवाद का खंडन किया गया और हार्वे ने जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जीवों का जन्म पहले से विद्यमान जीवों के अंडों या फिर बीजाणुओं के माध्यम से संभव हुआ है। जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, निर्जीव से नहीं। लेकिन ये सिद्धांत इस बात को बताने में असमर्थ रहा कि वह जीव कैसे बना जिससे अन्य जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। इनके समर्थन में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग दिए और ये बताने का प्रयास किया कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, अर्थात जीवात जीव उत्पत्ति होती है, ऐसा बताने का प्रयास अपने प्रयोगों के माध्यम से अनेक वैज्ञानिकों ने दिया है। इसके बाद फिर ब्रह्मांडवाद, जिसे हम थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक जनरेशन के नाम से जानते हैं, ये सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी ग्रह पर न होकर किसी अन्य ग्रह पर हुई। रिक्टर, हेल्महोल्ट्ज तथा आर्रेनियस ने जीवन की अनंत काल का वर्णन किया है। इनके अनुसार पृथ्वी पर जीवन स्पोर्स या कॉस्मोजोआ या पैनस्पर्म या अन्य कणों के रूप में आया है, ऐसा इन्होंने बताने का प्रयास किया और बताया कि जीवन के अनुकूल अवस्थाओं के मिलते ही ये स्पोर जीव में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति का यह सिद्धांत जीवन की अनंत कालिकता, इटर्निटी ऑफ लाइफ पर आधारित था और इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक रिक्टर को कहा जाता है। उसके बाद फिर जब इन सिद्धांतों के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति के बारे में कोई प्रायोगिक सत्यापन नहीं कर पाया, तो फिर अंत में
ओपेरिन का सिद्धांत आया, जिसे प्रकृतिवाद या जीव रसायन उद्भव या ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और वास्तव में जीवन की उत्पत्ति की ये आधुनिक परिकल्पना है। इसके आधार पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताने का प्रयास किया गया और अंत में इस सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से सिद्ध भी किया गया है। रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति के लिए पदार्थवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसका वर्णन किया। इनके अनुसार पहले पृथ्वी आग के गोले जैसी थी, धीरे धीरे यह ठंडी होती रही, फिर भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिक बने, जो संगठित और संघनित होकर जटिल कार्बनिक यौगिकों के रूप में परिवर्तित हुए। इन अजीवित कार्बनिक यौगिकों के परस्पर मिलने से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। इस मत के अनुसार पहले पृथ्वी बनी तथा फिर 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई है। आइए जानते हैं इन 7 चरण में प्रत्येक चरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। पहला चरण आदि वायुमंडल एवं परमाणु अवस्था। पहले चरण में परमाणु अवस्था ऐसा बताया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई और ये माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या तो सूर्य से गैसीय पिंड के अलग हो जाने से हुई या फिर कॉस्मिक डस्ट यानी धूल के धीरे धीरे संघनित होने से हुई, जिससे हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड बना। उत्पत्ति के समय यह कॉस्मिक गैस के गोले के रूप में थी, जिसका तापमान 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस था। इसमें रासायनिक तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक आदि स्वतंत्र परमाणु के रूप में उपस्थित थे। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, परमाणु अपने घनत्व के अनुसार 3 स्तरों में बट गए। लोहा, निकेल, तांबा जैसे भारी तत्वों के परमाणुओं ने केंद्र में पहुंचकर पृथ्वी के कोर का निर्माण किया तथा मध्यम भार वाले परमाणु जैसे सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, एल्युमिनियम ने कोर पर एक खोल या लिथोस्फीयर बनाया। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि सबसे हल्के तत्वों ने आदि वायुमंडल या प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का जन्म दिया या प्रिमिटिव वायुमंडल या आदि वायुमंडल को बनाया। इस तरह से ऐसा कहा गया कि पहले चरण में परमाणु अवस्था थी। फिर उसके बाद दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में अणुओं और सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा थी और इसकी मात्रा लगभग 90% थी, जो बहुत सक्रिय थी। सक्रियता के कारण उस समय उपस्थित कुछ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण कर दिया और बची हुई हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर अमोनिया और मीथेन गैस को बनाया। समय के साथ साथ पृथ्वी के लगातार ठंडे होने के कारण कुछ गैस तरल रूप में बदल गए और कुछ तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल गए। वाष्प ने धीरे धीरे ठंडी होकर बादल और कोहरे का रूप ले लिया, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरस पड़ी और ये तपती हुई पृथ्वी के संपर्क में आते ही पुनः वाष्प के रूप में वायुमंडल में जा मिली और यही चक्र लगातार लाखों वर्षों तक चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी और भारी वर्षा के कारण जगह जगह पानी के गड्ढे बने, जो बाद में झील और सागर के रूप में देखने को मिले। ज्वालामुखी और भूकंप के कारण पर्वतों और घाटियों का निर्माण हुआ। पर्वतों से नदियाँ, सरिताएँ, झरने फूट पड़े, जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में खनिज लवण बहाकर लाए और अंत में समुद्र में मिल गए। और तीसरे चरण में फिर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। जब वायुमंडल का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे हो गया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया,
तब अनेक संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, जैसे कि एसिटिलीन अनसैचुरेटेड, मीथेन, एथेन सैचुरेटेड और एथिलीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गए। इनके जल वाष्प के साथ संयोग करने से तमाम प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बनिक अम्ल के अणु बने। उपरोक्त यौगिकों के फिर कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन अर्थात संघनन और बहुलीकरण तथा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण से फिर सिंपल शुगर्स यानी सरल शर्कराएं, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और अमीनो अम्ल बने। इस प्रकार से तीसरे चरण में कार्बनिक यौगों का निर्माण हुआ और कार्बनिक यौगों को बनना ही जीवन की उत्पत्ति की तरफ बढ़ा हुआ कदम है। चूँकि इस रासायनिकवाद को इसीलिए मान्यता मिली कि इस वाद को प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया गया है, प्रायोगिक रूप से प्रमाणित किया गया है। आगे इसी कार्बनिक यौगों के निर्माण के संबंध में स्टैनले मिलर ने अपना एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि कार्बनिक यौगिक कैसे बने। अगले के ऑडियो नोट्स के माध्यम से हम स्टैनले मिलर के प्रयोग का वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपको शीघ्र ही प्रेषित किया जाएगा। आप सभी लोग अब तक की प्रेषित अध्ययन सामग्री को अपनी जीव विज्ञान की नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।